हाय गाइस, दिस इज आशुतोष एग्रीक एंड वेलकम टू द चैनल परिवर्तन विद आशुतोष। आज के लेक्चर में हम देखेंगे विकास की अवस्थाओं से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आपके विभिन्न टीचिंग एग्जामों में। आपको ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे इससे पहले आप देख लीजिए विकास की अवस्थाएं जो आपको पढ़ाई गई है, एक बार उसका अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए आप। तो उसके बाद जो आप ये प्रीवियस ईयर करेंगे क्वेश्चन सॉल्व जो 50 के समथिंग होंगे, आपकी तैयारी पे खासा असर डालेंगे। ओके, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे हो रहा होगा। पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको मुख्य या अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी है एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन सी है अंतःस्रावी ग्रंथि और ऑप्शन डी है पीयूष ग्रंथि। देखिए, जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने आपको शायद अगर बताया होगा तो अच्छी बात है, और नहीं बताया है तो आप दोबारा सुन लीजिए कि जो पीयूष ग्रंथि होती है उसे कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, अर्थात वो मास्टर ग्रंथि कहलाती है। जो पीयूष ग्रंथि होती है हमारे शरीर में वो सभी ग्रंथियों को करती है कंट्रोल, उसे कोई कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को कोई कंट्रोल नहीं करता है, जबकि पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों को करती है कंट्रोल। पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। ठीक है, तो मास्टर अर्थात मुख्य, तो निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही, अर्थात पीयूष ग्रंथि। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है, क्वेश्चन है कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। आपको मैंने बताया था जब हम पढ़ रहे थे किशोरावस्था, मैंने आपको यह बताया था कि जो स्टैनले हॉल ने कथन दिया था कि स्टैनले हॉल ने कहा कि जो किशोरावस्था है वो तनाव, संघर्ष व तूफान की अवस्था है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी टेट 2013 में। इसके बाद क्वेश्चन है कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं। आप याद कीजिए आप शैशवावस्था में मैंने आपको गुण बताया था कि शैशवावस्था का गुण क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक, अर्थात अपनी मूल प्रवृत्तियों से सीखते हैं। मूल प्रवृत्ति कैसी कि बच्चों को बोलना नहीं आता है तो बच्चे रोकर अपने एक्सप्रेशन प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। इसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी टेट 2016 में और यूपी टेट 2013 में। जो अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावर्ती श्रेणी के अंतर्गत आता है। आप याद कीजिए, अगर आपने क्वेश्चन या जो थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है आपने अच्छी तरह पढ़ी है उसे, तो आपको पता होगा कि मैं जो आपको उत्तर बाल्यावस्था पढ़ा रहा था, बाल्यावस्था के दो भेद मैंने आपको बताए थे, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। जब मैं आपको उत्तर बाल्यावस्था बता रहा था मैंने आपको बताया था कि उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष के बीच की होती है। ठीक है, सॉरी उत्तर बाल्यावस्था या परवर्ती बाल्यावस्था वो बाद की अवस्था होती है, अर्थात जो अंतिम काल होता है बाल्यावस्था का, उसे कहते हैं उत्तर या परवर्ती बाल्यावस्था। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट जो ऑप्शन लग रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी सही, 9 से 12 वर्ष, क्योंकि 11 से 18 वर्ष में तो बालक किशोरावस्था में आ जाएगा। बी में भी आदमी किशोरावस्था के ऊपर पहुंच गया। ऑप्शन ए जो सी है जन्म से 6 वर्ष, वो तो शैशवावस्था और बाल्यावस्था प्रारंभिक बाल्यावस्था का होता है, तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, आपको ऑप्शन बहुत बार साइकोलॉजी के जब एग्जाम होंगे, अर्थात सीटेट या टेट के एग्जाम होंगे, तो आपको बहुत बार ऑप्शन अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, आप भी सोचेंगे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, या किसी ने, जैसे मैंने आपको पढ़ाया आपको लगेगा मैंने तो आपको कोई और आंसर बताया था। आप देखेंगे उस टाइम सबसे बेस्ट आंसर जो सबसे बेस्ट होगा, इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आंसर आपको दिख रहा है समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी कौन सी होगी, सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो आपको डी लग लगाएंगे इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए कक्षा का प्रजातांत्रिक प्रवेश, ऑप्शन बी अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, ऑप्शन सी कक्षा का नियंत्रित प्रवेश, ऑप्शन डी कक्षा का अधिकारवादी प्रवेश। क्वेश्चन है पेडागोजी से रिलेटेड, शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड, सीटेट में पूछा जा चुका है 2015 में। आप अपने अनुसार बताइए कौन सा होगा इसका आंसर सही है। आप अपने अनुसार इसका सोच लीजिए। जब आप तो गई यार, तो कीड़े घुसने लगे अब तो वालों में। ठीक है, देखिए बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा आंसर होगा, इसमें होगा सबसे अच्छा ऑप्शन ए सही,
अर्थात कक्षा कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, प्रजातांत्रिक अर्थात लोकतंत्र, अर्थात जहां सबको समान समझा जाए। अर्थात आप खुद सोचिए ना, एक कक्षा ऐसी है या एक विद्यालय ऐसा है जहां पे चाहे आए विशिष्ट बालक, चाहे आए प्रतिभाशाली बालक, चाहे आए विकलांग बालक, चाहे आए पिछड़े वर्ग से बालक, चाहे किसी भी कहीं से भी बालक आए, किसी भी समाज से वातावरण से आए, अगर सभी बच्चों के साथ कक्षा में प्रजातांत्रिक अर्थात समान व्यवहार किया जा रहा है तो बच्चों के जो संवेग हैं वो अच्छी तरह से विकास करेंगे, उनमें अच्छी भावनाएं आएंगी, उन्हें लगेगा कि हम लोग स्कूल में अच्छी चीजें सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हो जाएगा आपका सही। ऑप्शन जो बी सी डी है वो अतार्किक हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है उसमें है कि स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष या 7 वर्ष से किशोरावस्था तक। ऑप्शन नंबर डी किशोरावस्था है। स्वकेंद्रित अवस्था अर्थात आपको मैंने बताया था अहम केंद्रित अवस्था या स्वकेंद्रित अवस्था बात एक ही है, अर्थात ईगोसेंट्रिक। आपको मैंने बताया था कि ये होती है बाल्यावस्था की विशेषता, यानी 3 से 6 वर्ष के बीच में व्यक्ति जब होता है तो उसमें स्वकेंद्रित अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर बी सही आपका हो जाएगा इसमें सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा क्वेश्चन है कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। देखिए, जो जब व्यक्ति किशोरावस्था में होता है तो व्यक्ति में बहुत भयंकर परिवर्तन होते हैं, व्यक्ति मानसिकता की चीजों को, व्यक्ति में भयंकर वृद्धि होती है, तनाव तूफान की अवस्था है। व्यक्ति जितने भी परिवर्तन होते हैं, बुद्धि का विकास हो चाहे कोई भी विकास हो, सबसे ज्यादा होते हैं फिर किशोरावस्था में। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना कौन सी अवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी टेट में। बताइए, सोचिए कौन सा आंसर होगा इसका सही। इसमें आपका ऑप्शन जो होगा सही वो होगा ए, यानी किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बच्चों में ये गुण आता है, किशोरावस्था में बच्चे चीजें सीखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपको अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, माउस काम क्यों नहीं कर रहा है यार इसका, ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा वो है बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। पर निर्भरता या सामूहिकता की भावना या ऑप्शन सी धार्मिकता, ऑप्शन डी अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, सामूहिकता की भावना। मैं आपको जब बाल्यावस्था की विशेषता पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था कि जब बच्चे होते हैं बाल्यावस्था में तो बच्चे जब उत्तर बाल्यावस्था में थे तो बच्चे क्या करते हैं, उसे कहा जाता है गैंग की अवस्था, अर्थात बच्चे अपनी गैंग बनाते हैं, अपना समूह बनाते हैं, इसलिए उसे सामूहिकता की अवस्था कहा जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों में सामूहिकता की भावना आ जाती है, बच्चे अपने अपने समूह बना लेते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। यूपी टेट 2014 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यूपी टेट 2014 में पूछा जा चुका है बाल विकास में ऑप्शन नंबर ए प्रक्रिया पर बल दिया गया है, ऑप्शन बी वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, ये ऑप्शन सी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी पर। देखिए, हमने जब बाल विकास को आपके बारे में बताया जा रहा था तो आपको बाल विकास के अंतर्गत हम करते हैं गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की अवस्थाओं का अध्ययन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। इसके बाद सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है यह सिद्धांत किस व्यक्ति ने दिया था। लेमार्क ने, डार्विन ने, हैरिसन ने या मैकडूगल ने। ये क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, फिर भी आइए देखते हैं इसको क्वेश्चन को। आपने अगर बायोलॉजी देखी होगी या आपने पढ़ी होगी 9th या 10th में तो उसमें एक डार्विनवाद का सिद्धांत है। डार्विन क्या कहते हैं, डार्विन की जीव वैज्ञानिक हैं, वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति होता है संसार में, केवल चाहे व्यक्ति हो या कोई भी जीव हो या कोई भी प्राणी हो, केवल और केवल वह अपने अस्तित्व को बचाए रखता है या अपने अस्तित्व को बनाए रखता है अगर वो प्रकृति के अनुसार चले, प्रकृति के अकॉर्डिंग चले। तब प्रकृति में जैसे परिवर्तन हो रहे हैं, अगर वो अपने आप को उस प्रकृति के परिवर्तन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल ले रहा है तो वही प्रजाति जीवित रहेगी। जैसे आपने देखे होंगे जो डायनासोर हैं वो आज देख रहे हैं वो विलुप्त हो गए। वो विलुप्त क्यों हो गए, क्योंकि प्रकृति में से परिवर्तन हुए और परिवर्तन के अनुसार उन्होंने अपने आप को ढाल नहीं पाया, ठीक है। यह है जीववाद का गुण, जो अर्थात सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, अर्थात जो सबसे अच्छी तरह से उपयुक्त व्यवहार करेगा वही जीवित रहेगा। यह दिया था विचार
डार्विन ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। आपको मैंने बताया था कि बुद्धि का अधिकतम विकास होता है किशोर अवस्था में, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। इसके बाद जब हम इसको अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आया है क्वेश्चन यूपीटीआर 2016 में, जब हम पढ़ रहे थे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान के संप्रदाय। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन है कि व्यवहारवादी, किस व्यवहारवादी ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो कहो बना सकता हूं। बताइए किसने कहा था, पता है आपको? वाटसन ने कहा था, जेबी वाटसन जो व्यवहारवाद के जनक हैं, उन्होंने कहा था कि आप मुझे नवजात शिशु दे दें, मैं उन्हें कुछ भी बना दूंगा, चोर, डॉक्टर, वकील। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। हॉल अर्थात स्टैनले हॉल। ठीक है, अब तो जान गए ना आप हॉल कौन है। हॉल है स्टैनले हॉल। निम्न में से हॉल किसकी व्याख्या करते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन पूछा गया है यूपी टेट में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, अर्थात किशोरावस्था का विकास। स्टैनले हॉल जो है वो किशोरावस्था की बात करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, विद्रोह की भावना। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था का गुण है। ठीक है, विद्रोह की भावना की जो प्रवृत्ति है वो किस अवस्था का गुण है। देखिए, विद्रोह की भावना जब हम पढ़ रहे थे आपको मैंने बताया था कि विद्रोह की भावना अर्थात बच्चे माँ बाप से झगड़ा करेंगे, बच्चे माँ बाप से बहस करेंगे, बच्चे समझेंगे जो हमारे दोस्त यार हैं वही है सब कुछ, हमारा समूह है, जो कुछ है वही है सब कुछ। बच्चे अपने माँ बाप से लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे, उनसे बहस करेंगे, उनकी बातें नहीं मानेंगे। ये है पूर्व किशोरावस्था का गुण। अर्थात किशोरावस्था जैसे आपकी 12 से 18 वर्ष होती है, तो 12 वर्ष का जब टाइम पीरियड शुरू होता है ना, अर्थात 12 से 13-14 साल की अवस्था, वो होती है पूर्व किशोरावस्था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा जब बच्चों में आता है विद्रोह की भावना। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। बताइए इसमें क्या सही होगा। मानसिक विकास में भिन्नता का नियम, या ऑप्शन बी अनियमित विकास का नियम, ऑप्शन सी द्रुतगामी विकास का नियम, ऑप्शन डी कल्पना और संवेगात्मक विकास में संबंध का नियम। क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीटीआर 2017 में। देखिए एक चीज बताता हूं मैं आपको, पहले एक्सप्लेन कर दूं मैं से, कुछ क्वेश्चन तो आपको डिफरेंट मिलेगी ही ना एग्जाम में। देखिए जब बच्चा पैदा होता है, जब माँ के गर्भ में होता है बच्चा, तो सबसे ज्यादा विकास होता है, अर्थात पूरे जीवन में इतना विकास वो नहीं करता जितना करता है वो जब माँ के गर्भ में। उसके बाद जब बच्चा पैदा हो गया तो शैशवावस्था में, जन्म के बाद जो सबसे तेज विकास होता है वो होता है शैशवावस्था में। ठीक है, शैशवावस्था में बच्चे का तेज विकास हुआ, बच्चे ने बहुत सी चीजें सीखी। उसके बाद जब बाल्यावस्था में बच्चा पहुंचता है तो विकास थोड़ा धीमा हो जाता है। उसके बाद फिर जब वो किशोरावस्था में पहुंचता है तो उसका जो शारीरिक विकास होता है वो एकदम से वृद्धि करने लगता है, एकदम से विकास फिर वृद्धि करने लगता है। तो अब देख रहे हैं विकास कभी हो रहा है डाउन, या जो शारीरिक विकास है वो कभी हो रहा डाउन, कभी हो रहा तेज, फिर कभी हो रहा डाउन, फिर कभी हो रहा तेज। तो ऑप्शन नंबर इस तरह से आप इस जो मैंने आपको बताया है इस वजह से आप देखिए ऑप्शन नंबर आपको बी सही लगेगा। ऑप्शन नंबर बी अर्थात अनियमित विकास का नियम, यानी जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि नियम से निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, तो शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है कि अनियमित विकास का नियम। अर्थात जो शारीरिक विकास होता है वो अनियमित तरीके से होता है, अर्थात कोई नियमित तरीके से नहीं होता है, वो होता है अनियमित तरीके से। जैसे शैशवावस्था में वृद्धि तेज हो रही शारीरिक, बाल्यावस्था में थोड़ी कम हुई, किशोरावस्था में फिर बढ़ी। देख रहा है पहले धीमी, तेज, फिर धीमी, तो अनियमित तरीके से हो रहा, कोई नियमित तरीके से तो हो नहीं रहा कि रेगुलर पैटर्न में हो रहा, कोई या तो तेज हो या धीमा ही हो, कभी रुक रहा कभी स्लो हो रहा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, किशोरावस्था तूफान और संघर्ष का काल है, किसने कहा? स्टैनले हॉल ने कहा। भैया दिमाग में घुस गया है आपके। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। अर्थात क्वेश्चन है कि विकास शब्द में क्या निहित है। ऑप्शन ए केवल संरचनात्मक बदलाव, बी में केवल प्रक्रियात्मक बदलाव, सी में दोनों संरचनात्मक तथा प्रक्रियात्मक बदलाव, ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा सही? ऑप्शन नंबर होगा इसमें सी सही। अर्थात जो विकास होता है उसमें होते हैं संरचनात्मक अर्थात स्ट्रक्टिज्म, और प्रक्रियात्मक अर्थात फंक्शनलिज्म। अर्थात विकास जो होता है, विकास पूरा ही आपको बताया था, विकास होता है एक बड़ा टर्म, अर्थात संक्रियाओं अर्थात संरचना से रिलेटेड, अर्थात आपके स्ट्रक्चर में परिवर्तन होंगे, उसके बाद आपके फंक्शन में अर्थात जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें परिवर्तन होंगे, तब पूरा जो एक
लंबा टाइम पीरियड लगता है, तब होता है आपका विकास। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। केवल संरचनात्मक बदलाव जो होता है वो होता है वृद्धि में, ठीक है। तो विकास में होते हैं दोनों परिवर्तन। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, क्वेश्चन है कि मध्य बचपन की, सॉरी एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन जो अगला शो हो रहा होगा आपका, क्वेश्चन है स्क्रीन पे, विकास के बारे में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है। या ऑप्शन बी, विकास जन्म से किशोर अवस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है। या ऑप्शन सी, विकास जन्म से किशोर अवस्था तक आगे की ओर बढ़ता है फिर पीछे की ओर बढ़ता है। या विकासात्मक परिवर्तन ऑप्शन नंबर डी में लिखा है एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। देखिए, अगर आप विकास के जब सिद्धांत पढ़ेंगे तो एक सिद्धांत उसमें ये है कि विकास कभी रुकेगा नहीं, अर्थात बस विकास धीमा धीमा चलेगा, विकास स्लो होगा, लेकिन विकास कभी रुकेगा नहीं। ना ही विकास कभी मुड़कर पीछे देखेगा और ना ही विकास एक सीधी रेखा में जाता है। सीधी रेखा में कैसा कि ये नहीं कि विकास लगातार निरंतर होते ही रहे, अर्थात ये नहीं कि ग्राफ पूरा ऊपर तक जा रहा। विकास धीमा हो सकता है, स्लो हो सकता, ठीक है। अर्थात आप तेज चल रहे तो विकास कभी धीमा होगा कभी तेज होगा, ये हो सकता है विकास। तो और ठीक है, इसके बाद विकास में जब सिद्धांत आप पढ़ेंगे तो विकास के सिद्धांत में एक सिद्धांत ये है कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है। अर्थात व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत ये बताता है कि अलग अलग व्यक्तियों में जो विकास होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। आप में विकास अलग तरीके से हुआ है, मुझ में विकास अलग तरीके से हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको जो वातावरण मिला है, आपका जो पालन पोषण हुआ है, आप जब अपनी माँ के गर्भ में थे तो आपको जो आहार, आपको जो पौष्टिक आहार अलग मिला है, मुझे अलग मिला है, ठीक है। इसलिए दोनों में व्यक्तिगत भिन्नता है, दोनों अलग अलग विकास होगा, दोनों की सामाजिक सांस्कृतिक सोसाइटी सब चीजें अलग अलग है। आपके आसपास जो लोग हैं वो अलग है, मेरे आसपास जो लोग हैं वो अलग हैं, ठीक है। तो विकास के बारे में से कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है, किसी में स्लो होगा, किसी में होगा तेज, ठीक है। और जो अलग अलग है, ऑप्शन नंबर बी लास्ट में देखो कह रहा है कि उसके बाद रुक जाता है, विकास कभी रुकेगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी कहता है लास्ट में, ऑप्शन नंबर सी कहता है विकास जन्म से किशोर अवस्था तक आगे की ओर बढ़ता है फिर पीछे की ओर। भैया विकास कभी पीछे की ओर नहीं बढ़ेगा, आपको मैंने बताया था कि विकास कभी रिवर्स गियर नहीं मारेगा, विकास कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। एक बार विकास स्टार्ट हो जाएगा स्लो हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कि विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में होते हैं, तो विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में अर्थात कंटिन्यूअस यानी निरंतर नहीं होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड टेट में और DSSB अर्थात दिल्ली गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम में। क्वेश्चन है कि बच्चों के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए उन्हें पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए। ऑप्शन बी चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। या ऑप्शन नंबर सी कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों के चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। या ऑप्शन नंबर डी महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। देखिए साइकोलॉजी में सबसे बेस्ट आपको आंसर ढूंढना है। ये क्वेश्चन है पेडागोजी का अर्थात शिक्षण शास्त्र का। शिक्षण शास्त्र का मतलब कि आप बच्चों को कैसे समझते हैं, कि अगर आप अध्यापक बनेंगे बच्चों को तो आप क्या सोचेंगे, कि आप बच्चों के चरित्र का निर्माण क्या करेंगे। अगर आपसे 4 क्वेश्चन मैं इंटरव्यू में पूछूं, ठीक है, बताइए, आप सोचिए आप अपने हिसाब से। देखिए बच्चों के अच्छे चरित्र का निर्माण हम कैसे करेंगे, ऑप्शन नंबर सी है सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें लिखा है कि जो कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों के निर्माण में सहायता मिल सके। अर्थात देखिए कक्षा में आप अच्छे अच्छे विद्यालयों को सजाएंगे, नैतिक वाक्य लिखेंगे, महापुरुषों के चित्र बनाएंगे, ठीक है। अध्यापक का अच्छा व्यवहार होगा, बच्चों से अच्छी तरह से बात करेगा, उन्हें सहयोग देगा, ठीक है, उनकी हर एक्टिविटी में उनकी सहायता करेगा। तो कक्षा कक्ष का जैसा माहौल होगा तो वो बच्चों के अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए जरूरी होगा, ठीक है। खुद से सोचिए, विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही नहीं होगा कि व्याख्यान देने से कुछ चीजें बच्चों में नैतिक अच्छे चरित्र निर्माण नहीं होगा। ना ही ऑप्शन नंबर ए होगा कि उन्हें पाठ पढ़ा दो बस अच्छे हो जाएंगे। ना ही डी के महापुरुषों की आपने जीवनी पढ़ा दी सही हो जाएगा। जब तक आप उनके सामने खुद उनसे जुड़ के, उनका सहयोग करके, उनसे इन्वॉल्व होके एक्टिविटी उनके साथ करके नहीं सिखाएंगे तब तक बच्चे नहीं सीख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका इसमें।